वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं। विषम संख्या क्या है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं। यानी कि जो संख्या 2 से भाग देने पर 0 आ जाए शेषफल, वो सब क्या कहलाएंगी? सम संख्या। क्या कहलाएंगी? सम संख्या। लेकिन जो संख्याएं 2 से विभाजित होने पर से जो है शेषफल 0 नहीं आता है, वो सब क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। जैसे 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17 ये सब क्या है? विषम संख्या है। ये सब क्या है? विषम संख्या। यदि मैं 10 में 2 से भाग करूं तो 2 पंचे 10 शेषफल 0 आया। लेकिन यहीं पे मैं यदि 17 में 2 से भाग करूं तो 2 अट्ठे 16 यहाँ पे 1 आ गया। ये संख्या क्या है? 2 से छोटी है तो शेषफल है 2 से छोटी, अब भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये शेषफल 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये विषम संख्या है और ये क्या है? सम संख्या है। जिस संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ही है कि शेषफल 0 आ जाए। और क्या है? जब जो संख्या 2 से भाग करने पर शेषफल 0 नहीं आता है वो क्या कहलाती है? विषम संख्या। अब मन में ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या भाज्य संख्या है कि नहीं है? ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। हम पीछे जो पिछला अभी इसके पहले थोड़ा सा जो बताया हूं कि भाज्य और अभाज्य, तो इसमें डिफरेंस देख लीजिए क्या है। मान लेते हैं कि एक 17 है और एक संख्या 10 है और एक संख्या मैं ले रहा हूं 9। ये संख्या क्या है? विषम संख्या है। साथ में अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये संख्या 1 से कटेगी और खुद से कटेगी, इसके अतिरिक्त किसी और से नहीं कटेगी। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के साथ साथ क्या है? विषम संख्या है। अब इस संख्या की बात करें, ये संख्या क्या है? विषम संख्या है क्योंकि 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आ जा रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये अभाज्य संख्या, ये क्या है? विषम संख्या। लेकिन विषम संख्या के साथ साथ ये भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 1 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। तो जरूरी नहीं है कि कोई संख्या विषम है। कोई संख्या विषम है तो भाज्य होगी कि अभाज्य होगी, ये कंफर्म करने के लिए हमको उसी परिभाषा में जाना पड़ेगा जो भाज्य और अभाज्य की है। यदि इसको चेक करना है ये संख्या विषम है तो हम इसमें 2 से विभाजित करेंगे। यदि शेषफल 0 आया तो क्या है? सम है। यदि शेषफल 0 नहीं आया तो विषम है। इसमें हम 2 से भाग किए तो शेषफल 1 आ गया। 0 नहीं आया तो क्या हो गया? सम संख्या नहीं है। कैसी है? विषम संख्या है। लेकिन इसको चेक करना है कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तब इसको हम क्या चेक करेंगे कि किससे किससे विभाजित हो रहा है। 1 और 17 के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। ये क्या है? ये विषम संख्या है क्योंकि इसमें भाग देने पर 2 से शेषफल 0 कभी नहीं आएगा। तो इसके साथ साथ क्या है? लेकिन ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो देख रहे हैं कि 2 विषम संख्याएं, एक भाज्य हो रही है, दूसरी अभाज्य हो रही है।
तो भाज्य की परिभाषा अलग है और विषम और सम की परिभाषा अलग है। तो हमको दोनों के यदि चेक करना है तो दोनों की डेफिनेशन अलग अलग लगानी पड़ेगी। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। हमारा सम संख्या हो गया और विषम संख्या हो गया। अब हम पहाड़ा पहाड़ा बार बार चिल्ला रहे हैं, मैं बार बार पहाड़े की बात कर रहा हूँ कि ये इसके पहाड़े में आता है, ये इसके पहाड़े में नहीं आता है। तो उसको क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए हमको जो है थोड़ा सा जानना है गुणन। पहला क्या है, गुणन। गुणन का मतलब ये होता है मल्टीपल। इसको हम गुणन न कह के गुणज कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं, गुणज। ये गुणज है और गुणज को हम जो है अपवर्त भी कहते हैं, शुद्ध हिंदी में अपवर्त बोलते हैं। अब ये बार बार याद नहीं रहता इसलिए हम गुणज याद कर लेते हैं। यदि किसी संख्या को हमको जो है गुणज प्राप्त करना है, कोई भी संख्या ले लिया जाए, XYZ 1 2 3 4000 5000 करोड़, किसी भी संख्या का गुणज लेना है तो किसी संख्या का गुणज प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक संख्याओं में गुणा करते हैं। कोई भी संख्या ले लिया जाए, कुछ भी, हमको जो भी संख्या चाहिए, यदि इसको हमको गुणज प्राप्त करना है तो हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ गुणा कर देते। प्राकृतिक संख्याएं क्या है भैया, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। मैंने कहा था प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा भी बताया था पिछले क्लास में, एक वीडियो बनाया उसमें पिछली क्लास में बताया हूं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो क्या है, यदि किसी संख्या का हमको जो है गुणज प्राप्त करना है तो उसमें हम उस संख्या से गुणा करें। मान ले तो मुझे 2 का गुणज प्राप्त करना, तो मैंने 2 का गुणा कर दिया। 2 का गुणा करने का मतलब इसमें भी अंदर गुणा होगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 2 पंचे 10 2 छंगे 12, ये सब क्या हो जाएंगे, 2 के गुणज हो जाएंगे। मुझे मान लेते हैं कि मुझे 6 का गुणज चाहिए, तो 6 यानी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौके 24 6 पंचे 30। ये अब यहाँ पे हम जो है जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो हम कोई संख्या को मान लेते हैं कि यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ तक 10 2 छंग 12 2 1 2, ये प्राकृतिक संख्या है। हमने गुणा की 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8 2 पंचे 10 2 छंग 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20। ऐसा नहीं है कि इसके आगे रुक जाता है, हम अपनी सुविधा के लिए 10 तक की मल्टीपल याद करते हैं, इसके बाद हम गुणा कर लेते हैं, क्योंकि कितना याद करेंगे उससे बचने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुणज के यहीं पे रुक जाता, नहीं, और आगे चलता है। 2 2 10 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28, ये चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है, यदि किसी संख्या का गुणज की बात करें तो उसकी संख्या के गुणजों की संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। बहुत सारी संख्याएं हैं जिनके गुणज मिलेंगे। इसमें 6 की बात करें, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 नौ 54, 6 दाम 60, फिर 60 66 72। अब कैसे आएगा, अब जैसे 6 गिरहियन 66 होता है, 6 बरहियन 72, यानी कि 12 का पहाड़ा वाले 12 छंग 72, 11 छक्के 66, 13 छंग 78, 14 छंग 84, इस तरह याद करते। यानी किसी संख्या के गुणज की बात करेंगे तो प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करेंगे और उसके गुणजों की संख्या निश्चित नहीं होती। किसी भी संख्या का गुणज निकालना है तो हम प्राकृतिक संख्या में सीधे सीधे गुणा कर देंगे। इस तरह क्या हो जाएगा, हमको अपवर्त मिल जाएगा। ये ध्यान रखना कि यदि अपवर्त और अपवर्तक यदि पूछे तो ध्यान, यदि कभी कभी शुद्ध हिंदी में लिख देता है अपवर्त और कभी कभी लिखता है अपवर्तक, तो अपवर्त का मतलब होता है गुणज, जिसको हम मल्टीपल कहते हैं। अब नेक्स्ट अब आता है गुणज के बाद आता है हमारा गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलेंगे, फैक्टर।
जिसको बोलेंगे अपवर्तक, हिंदी में बोलेंगे अपवर्तक। ये शुद्ध हिंदी है अपवर्तक। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए आप फैक्टर याद कर लिए या तो गुणनखंड याद कर लिए। गुणनखंड का मतलब क्या है? कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है उन्हें उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। गुणनखंड, अपवर्तक गुणनखंड कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि दो क्या है? दो के यदि गुणनखंड की बात करें तो 1 होगा और 2 होगा, क्योंकि ये संख्या 1 से विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी। मान लेते हैं 14 ले लेते हैं, तो क्या है? ये 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा और 7 से विभाजित होगा और खुद से भी विभाजित हो रही है। तो क्या है? 1, 2, 7, 14। तो इसके गुणनखंड ये हो गए। मान लेते हैं कि हम 24 लिख रहे हैं, तो 1 से विभाजित होगी, फिर 2 से विभाजित भी होगी, फिर 3 से विभाजित होगी, फिर 4 से विभाजित होगी, फिर 6 से विभाजित होगी, फिर 8 से विभाजित होगी, फिर 12 से विभाजित होगी और फिर 24 से विभाजित होगी। तो यदि जो संख्या यानी जो संख्या जो है जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? उसके गुणनखंड कहलाते हैं। अब हम चेक करेंगे कौन कौन संख्या किससे विभाजित हो रही है, ये निकालना पड़ेगा। तो अब क्या है? 14 है, 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से है, 7 से, 14 से। तो क्या है? 14 के गुणनखंड ये है। देख रहे हैं एक खास बात ये आ रही है कि कोई भी संख्या जो है जिसको तो हम गुणनखंड पढ़ रहे थे। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है उन्हें उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो अब ये गुणनखंड है। तो अब यहाँ से क्या हो गया? हम देख रहे हैं 2 है, 1 है, 2 का गुणनखंड 1 है, 2 है। 14 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 7 है, 14 है। 24 का 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14। लेकिन देख रहे हैं कि यदि कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से ज्यादा नहीं हो रहा है, यानी 24 जो है 25 से विभाजित नहीं होगी, 26 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि कोई संख्या जो है मैक्सिमम उसका गुणनखंड खुद हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये यदि हम इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे तो 24 से कम 24 यानी पहला 24 खुद से संख्या विभाजित होगी, तो इसका मतलब क्या है? 24 का गुणनखंड महत्तम क्या हो सकता है? 24 यानी खुद हो सकता है। इस संख्या से बड़ा इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। 14 से बड़ा गुणनखंड इसका कुछ नहीं हो सकता है, 14 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, 2 से बड़ा कोई इसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता है। मान लेते हैं यहाँ पे जो है हम 27 ले रहे हैं, तो इसका जो है 1 से विभाजित होगी, 3 से होगा और 9 से होगा और खुद से होगा। ये संख्या क्या है? यानी कि इसका गुणनखंड 27 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इस संख्या का गुणनखंड 27 से ज्यादा, यानी कि जो है कोई भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से बड़ा नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद इसमें हम जो है कुछ चीजें हैं जो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। अब हमको बार बार कंफ्यूज कर रहा है कि गुणनखंड और गुणज में है क्या है। तो अब देख रहे हैं कि इधर हम गुणज डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? गुणज, और इधर क्या डाल रहे हैं? गुणनखंड। तो गुणनखंड और गुणज में अंतर क्या है? हमेशा एक के अतिरिक्त एक स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या का गुणज नहीं होता। लेकिन यहां पे जब गुणनखंड की बात करेंगे तो प्रत्येक संख्या का
गुणज गुणनखंड होता है। पहली बात, एक स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या का गुणज नहीं होता। जैसे मान लेते हैं कि यदि हम 2 का गुणज निकाले तो क्या होगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 ऐसे ही मिलेगा। लेकिन यदि 1 का गुणज की बात करें तो 1 1 कम 1, यानी कि 1 जो है 1 के अतिरिक्त किसी संख्या का गुणज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब गुणनखंड की बात करें तो 4 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 6 1 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा और 2 से होगा। इसका मतलब क्या है, हर एक संख्या का गुणनखंड 1 अवश्य होता है। हर एक संख्या का गुणनखंड 1 अवश्य होता है, लेकिन जो है 1 स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या का गुणज नहीं होता। दूसरा, यहाँ पे प्रत्येक संख्या, दूसरा नंबर है, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है। यहाँ पे यदि इसकी बात करें, गुणनखंड की बात करें तो प्रत्येक संख्या प्रत्येक संख्या अपने स्वयं का प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होता है। कोई भी संख्या लेंगे तो यदि कोई संख्या लेंगे तो स्वयं का गुणज, जैसे हम 2 का गुणज निकालना चाहें तो 2 तो आएगा ही, 4 का गुणज लेंगे तो 4 आएगा। लेकिन प्रत्येक संख्या का स्वयं अपना एक गुणनखंड होता है। जब भी कोई संख्या की बात करेंगे, 4 लेंगे तो 4 खुद से विभाजित होगा, 5 लेंगे 5 खुद से विभाजित होगा। तो इसका मतलब क्या है ये जो है, ये मैं थोड़ा अंतर बता रहा हूं जिसकी वजह से आप लोग समझ पाए कि गुणज और गुणनखंड में अंतर क्या है। एक यहाँ पे प्रत्येक संख्या अपने गुणज को विभाजित करता है। हाँ, लेकिन गुणनखंड की बात करें तो प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंडों से विभाजित होती है। अब यदि हम मान लेते हैं कि मैं 4 का गुणज लिख रहा हूं तो 4 8 12 16 20 ये होगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पे 4 का गुणनखंड लिखूं तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। यहाँ पे देख रहा हूं कि यदि 4 के गुणज हैं, ये क्या है, 4 के गुणज हैं, तो जब ये 4 के गुणज हैं तो इसका मतलब क्या है, जो भी गुणज होंगे वो 4 से विभाजित हो जाएंगे। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, ये भी सब कट जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यदि इसके गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित, इसके अलावा किसके कोई गुणनखंड नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और है कि गुणजों की संख्या अनिश्चित है। गुणज की संख्या अनिश्चित है। यहाँ पे हम गुणज की संख्या गिन नहीं सकते हैं, यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। 24 भी होगा, 28 भी होगा, 32 भी होगा, आगे भी चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या निश्चित है। यानी कि जो है, यदि इसके कोई संख्या है उसके गुणनखंड निकालना चाहें तो उसकी संख्या निश्चित है। 1 2 3 से अलावा ज्यादा 4 के गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। इसके जो है 4 के गुणनखंड 3 के अलावा नहीं हो सकते। यानी कि हम जो है उसके जब गुणनखंड की संख्या निकालेंगे तो गिन सकते हैं, लेकिन जब गुणजों की संख्या निकाले तो गिन नहीं सकते हैं। अब आज के लिए इतना है। अगले बार यहाँ पे हम विभाजित की बात करते हैं, तो आगे अगले वाली क्लास में हम किसी संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या विभाजित होती है कि नहीं, किस संख्या से विभाजित होगी, 2 से कैसे विभाजित होगी, 3 से कैसे होगी, 4 से कैसे होगी, 6 से कैसे होगी, इसकी विभाज्यता का नियम थोड़ा मोटा मोटा देखेंगे। इसके बाद जो है थोड़ा सा हम नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।